आयुर्वेद को इस देश में पुष्पित और पल्लवित करने वाले विद्वज्जन अब सभी वैद्य लिखते हैं, ये भी बड़ा हर्ष का विषय है। वरना लोग डॉक्टर लिख के अपने को न जाने कितने लोग छिपा के बैठे रहते थे समाज में। आज यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने को वैद्य करके परिचित करा रहा है, तो ये भी बहुत सुखद संयोग है हम सभी के लिए। बाप के सामने अगर हम कुछ कहें तो निश्चित ही आपको लगेगा कि एक विषय को न जानने वाला व्यक्ति, जितने लोग सभागार में बैठे होंगे, निश्चित ही मेरा ज्ञान, मेरी जानकारी इस विषय पर सबसे कम होगी। लेकिन चूंकि मंत्री बनाने के लिए कोई आधार का होना जरूरी नहीं होता, विषय विशेषज्ञता की भी आवश्यकता नहीं होती। मेरा सौभाग्य है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान का छात्र था। यहीं से मेरी बॉटनी से पीएचडी हुई। इकोलॉजी मेरा विषय था, लेकिन उसमें भी मेरा जो टॉपिक था वो भी मेडिसिनल वैल्यू ऑफ मेरीलोटस अल्वा एंड मेरीलोटस इंडिका। तो वो भी कहीं न कहीं से विषय आप ही का था। वो भी एक वनस्पति थी जिसका दूसरा, जब मेरी पीएचडी में मैं जिस सुपरवाइजर के अंडर में जुड़ना चाहता था, तो कुछ कारण से मुझको विलंब हो रहा था। तो मेरे रिलेटिव हुआ करते थे बीएचयू द्रव्य गुण विभाग के हेड और डीन प्रोफेसर ओझा जी, आप उनको जानते होंगे। तो 6 महीना मैंने द्रव्य गुण में उनके साथ काम भी किया था। बाद में चूंकि मेरा बॉटनी में हो गया तो मैं नहीं समझता था इसी 6 महीना की मेहनत के आधार पर मुझको मंत्री बना दिया जाएगा। तो खैर, जीवन है, घुमा फिरा के कहां से कहां ले जाके खड़ा कर देता है। आपने जितना काम किया, न जाने कितने वर्ष आपने अंधेरे में, गुर्बत में जिया है आप सभी ने, लेकिन आप सभी काशी में आए हैं। उस काशी में जो भगवान धन्वंतरी के मानवीय अवतार के रूप में जन्म लेने वाले देवदास जी की नगरी है ये काशी। उनके सुयोग्य शिष्य महर्षि सुश्रुत, जिनको दुनिया फादर ऑफ सर्जरी कहती है, ये उनकी भी नगरी है। न जाने कितने वैद्य इस आपके पेशे से जुड़े, कितने ऐसे परिवार हैं जो काशी में पीढ़ियों दर पीढ़ियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की स्थापना सन 1922 में। सौभाग्य का विषय है कि पिछला जो 22 बीता है, 100 वर्ष बीएचयू आयुर्वेद के पूरे हुए। तो कहीं न कहीं से एक बहुत ऐतिहासिक सफर था बीएचयू का। मालवीय जी ने, मुझको लगता है कि अगले 20 न जाने कितने वर्षों में कुछ ऐसे विषय तलाशे जाएंगे जिनको उन्होंने अतीत के में ही उन विषयों को जान लिया, पढ़ लिया, उनकी स्थापना किया। और ऐसे ऐसे लोगों को आयुर्वेद में ही आपके एक परिवार है बनारस का ही, शास्त्री जी का क्या नाम था उनका, जो पंडित सत्यनारायण शास्त्री, पद्म विभूषण। पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी के पास कागज की कोई डिग्री नहीं थी। पंडित जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आयुर्वेद संभालिए। एक घटना बताऊं आपको। काशी में एक परिवार है, भारत रत्न हुआ करते थे भगवान दास जी। भगवान दास जी के सुयोग्य पुत्र थे श्री प्रकाश जी, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। भगवान दास जी जीवन के आखिरी क्षणों में जब बहुत बीमार पड़े, छोटी सी घटना है, इन बातों का बहुत समाज के लिए, आज के लिए बहुत महत्व हो न हो, लेकिन असल आपका कितना शानदार है उसका जिक्र आपसे करना चाहूंगा। श्री प्रकाश जी दुनिया के किसी दूसरे देश में गए थे, तब तक भगवान दास जी जो उनके पिता थे, उनकी तबीयत वो आखिरी सांस ले रहे थे। उन्होंने किसी तरह से
पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी से इस बात के लिए प्रार्थना किया कि क्या मेरे पिता को आप मेरे काशी लौटने तक क्या जिंदा रख सकते हैं, बिना वेंटिलेटर, बिना आईसीयू, न जाने कितनी जांच की लेबोरेटरियां चल रही हैं। पंडित जी ने कहा प्रयास करूंगा। और आप यकीन नहीं करते कि जिस भी मार्ग से, मुझको लगता है वो जलमार्ग से ही आए होंगे उस दौर में, काशी आने तक 3 दिन उनके बीत चुके थे। 3 दिन तक उनके पिता को अपनी आयुर्वेद की इन्हीं दवाओं के बूते उन्होंने जिंदा रखा। ये कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि दुनिया के जितने भी धर्म है वो जितनी बातों को कोट करते हैं, जब उनकी यथार्थ, उनकी सच्चाई को दुनिया जानने का प्रयास करती है तो उन विषयों का कोई आधार नहीं मिलता। हमने कहा कि भगवान राम पुष्पक विमान से चला करते थे, तो राइट बंधु के उस जहाज के पहले दुनिया उसको मान्यता भले न दे, लेकिन आज संसार को लगता है कि हाँ जहाज हुआ करता रहा होगा, वो भगवान का पुष्पक विमान। कल मैं पढ़ रहा था कहीं की एक घटना है, भगवान का जो वराह अवतार है, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को किसी ने ले जाके समुद्र में डुबा दिया था। अब पृथ्वी और समुद्र, पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, हम आप आज तक यही जानते थे। लेकिन अभी नासा के वैज्ञानिकों ने दुनिया में एक ऐसा ग्रह खोजा है जो हमसे 100 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन वो पृथ्वी के कई गुना बड़ा है और समुद्र से ढका हुआ है। तो शायद पृथ्वी किसी ऐसे समुद्र में ही कभी किसी दौर में डुबाई गई होगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जितना वर्णन है, चाहे वो दक्षराज की कटी हुई गर्दन के बगले में बकरे की गर्दन का, बकरे का धड़ लगाना, प्रत्यारोपण, चाहे भगवान गणेश के कटे हुए गर्दन के बदले हाथी का धड़ लगाना, ये दुनिया के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से शायद कोई फंतासी कहानी हो सकती है, लेकिन वर्तमान तो कहीं न कहीं से सिद्ध होता चला जा रहा है कि हमारे यहाँ कुछ भी, हम कितना इन विषयों के जानकार थे, कितना हम उन्नत थे, कितना एडवांस था हमारा आयुर्वेद, वेदों से जिसका जिक्र हो। जितने भी संसार के धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम हो, 1500 साल की उम्र हो, चाहे वो ईसाईयत हो, ईसा मसीह के जन्म से 2023 साल ये चल रहा है, यही उनकी जिंदगी है। हमारे जैन धर्म भी अगर भारत में वर्णित है तो उसके जो प्रथम आदि पुरुष थे उनका वर्णन ऋग्वेद में है। तो हमारा जैन धर्म भी उतना पुराना है। भगवान बुद्ध के जन्म से 2700 साल हो गए। हम जिस सोवा रिक्पा को आजकल आपके हमारे आयुष में शामिल किया गया, सोवा रिक्पा का रिश्ता भगवान बुद्ध से है, उसकी भी उम्र 2700 साल। लेकिन समय और काल ने कहीं न कहीं से उसके लिए समाज को क्या दोष दिया, जैसा जिक्र से कहा भी अध्यक्ष जी ने कि 700 वर्ष कह लीजिए, सन 1100 से लेके 1947 तक जो देश लगातार गुलाम रहा हो, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर थे, सब कुछ उसी में था। नालंदा जलती रही 1.5 महीने तक। तो जला क्या है? हमारा साहित्य जला, हमारा ज्ञान जला, हमारा सब कुछ स्वाहा हो गया। लेकिन निश्चित ही जो जिंदा है आज वही संसार के लिए विषय है, शोध का विषय है। मेरे से ज्यादा हमारे देश में जितना संस्कृत पे काम हो रहा है, उससे ज्यादा जर्मनी हमारे देश के वेदों से लेके तमाम साहित्य पे काम कर रहा। एक बड़ा सुनहरा अवसर आप सबके प्रयास से, आप सबों के संगठन से 25 वर्ष पूरा हुए, तो उसके लिए भी इस विश्व आयुर्वेद परिषद को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। कुछ आयोजन आपके मुझसे जरूर छूटे हैं, लेकिन भावनाएं मुझसे सदैव आपसे जुड़ी रही। कारण यह है कि हम लोग के पास समय का, कल रात को 12 बजे काशी लौट पाया, और ये सौभाग्य है कि आज मैं
काउंटिंग में है। अभी आपके यहाँ से निकलूंगा तो सीधे वहां जाऊंगा, इसलिए कि अब परिणाम धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन चुप से आपसे वायदा था, तो आप सब जितना काम कर रहे हैं, निश्चित ही अपने उस देश की उस विरासत को, अपने देश के उस धरोहर को, पुनर्जागरण का दौर है ये भारत के लिए, आयुर्वेद के लिए, योग के लिए। कल मैं पढ़ रहा था एक संत के बारे में, जिनके योग को कहा जाता है कि उन्होंने शिव योग भी कहते हैं, आदि योग भी कहते हैं उनको। उनके द्वारा उस ये हमारे ऋषि, अब उनकी उम्र, वो महर्षि लाहिड़ी के भी गुरु थे और उनके भी गुरु के गुरु थे। कल उनके बारे में पढ़ रहा था तो लगा कि ऐसे कई सौ साल तक जीने वाले लोग, दुनिया कैसे उनके ऊपर भरोसा करेगी। उनकी तस्वीरें छपी, जिनका जिक्र महर्षि योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है। आप सबने, कुछ लोगों ने जरूर पढ़ा होगा उसको। ऐसे ऐसे संत, ऐसे महात्मा, तो जिस विधा का जिक्र वो करते थे दुनिया के लिए, आज वो योग तो आपने स्थापित करा दिया 21 जून के रूप में। सारा संसार आज योग कर रहा है। मुझको लगता है कि जिस विधा के लिए हम सब यहाँ काम कर रहे हैं, देश काम कर रहा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहते हैं। उन दोनों लोगों ने, आपने कहा यहाँ उत्तर प्रदेश की आयुष का जिक्र किया, अभी देश के तमाम राज्य इसको तौल रहे हैं तराजू पर कि हमको भी लागू करना। मैं कर्नाटक गया था तो वहां पता चला कि आज भी वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आज भी अभी वहां आयुष काम कर रहा। तो अभी देखिए, न जाने इस देश के सारे राज्यों में स्थापित होने में हम लोग को कितना वर्ष लगेगा। फिर हमारी यात्रा तो अनंत की यात्रा है। सारी दुनिया में आपको स्थापित होना है, और स्थापित इसलिए होना है कि आपकी ही वो विधा है जो दुनिया के न जाने कितने रोगों में ली। कल्पना करिए कि आज लाखों लाख रुपया सिर्फ जांच में चला जाता। हम उस वैद्य को प्रणाम करते हैं जो नाड़ी का विशेषज्ञ हुआ करता था, सिर्फ नाड़ी पकड़ता था। वात, कफ और पित्त, वो शरीर की उन नाड़ियों को पकड़ के सारे रोग बता देना। आपने कब क्या खाया, आप लगातार क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपके रोग के बारे में बता देना, आपका इलाज कर देना। जाके वो जड़ी उठा लाइए, जाके उसकी पत्तियां तोड़ लाइए, जो बना बनाया रखा वो उठा के पुड़िया बांध के दे दिया। मानवता की कितनी बड़ी मदद है। आज इलाज के लिए मेरे 1 वर्ष पूरा हुए, मुझको विधायक या मंत्री बने हुए 1 वर्ष के अंदर 1.5 करोड़ रुपया अभी तक मैं वहाँ मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो कोष होता है, जो इलाज के लिए, जो आ रहा है कैंसर, जो आ रहा है किडनी, जो आ रहा है कार्डियो, 5 लाख 7 लाख 10-10 लाख रुपए के उनके एस्टिमेट है। कल्पना करिए कि कहां जा रहा है समाज। घर बेच देना, गहने बेच देना, गिरवी रख देना अपने आप को। क्या किसी वैद्य ने किसी का घर गिरवी रखवाया होगा क्या आज तक इतिहास में? कभी नहीं। न खुद कुछ लेना, जो देना वो निस्वार्थ देना, प्रकृति से लेकर देना और प्रकृति को लौटा देना। अभी कल मैं जस्टिस लखनऊ खंडपीठ में है, उनके घर गया। पता नहीं उनकी इच्छा थी, किस वजह से मुझसे मिलना चाहते थे। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने जिक्र किया कि मैं मुरीद हूं आयुर्वेद का। मुझको लगा कि भी तो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, इनको क्या। तो इन्होंने जिक्र किया अपने बेटे के जॉन्डिस होने का। अब आजकल आयुर्वेद में आप टेस्ट कराइए तो ABCD कहां तक वो चले जाएंगे। हो सकता है लास्ट जो वर्ड है अंग्रेजी का है ना, ऐसा वो बताते चले जाते हैं। टीबी को बता दिया, उसकी कितनी स्टेजेस वो बनाते चले जा रहे हैं। वर्तमान में टीबी की जो सबसे खतरनाक स्टेज है, उसकी दवाएं 20-25 लाख रुपए से शुरू होती है। भारत सरकार अगर पैसा न दे तो वो इलाज ना हो पाए। अलग से स्पेशल वार्ड बना है PHU में। जब उन्होंने कहा कि जॉन्डिस के लिए, जब सारे डॉक्टरों ने मुझको मना कर दिया, किसी ने भर्ती करने कहा, उन्होंने बताया कि आपका बिलिरुबिन इतना हो गया, ये हो गया। फिर अचानक एक उनके पारिवारिक वैद्य हुआ करते थे, वैद्य जी ने उनसे कहा कि आप बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाइए। और फिर वही
पत्थर चट्टा, गदा फोड़ना। उन्होंने वो अपने से 5 बजे भोर में उनके घर आते थे, अपने से जाके वो उसकी जड़ खुद तलाश करके लाते थे, उसको बॉयल करना, उसको पीसना, उसमें जो चीजें वो मिला के उस बच्चे को उन्होंने मात्र 1 सप्ताह में ठीक कर दिया। फिर जब उसका टेस्ट हुआ तो पूरी एलोपैथी, जो लोग डॉक्टर उनको दुनिया भर का सजेशन जिन लोगों ने दिया, उन्होंने कहा मेरा इकलौता बच्चा था, अगर आज उसकी जिंदगी ना होती तो मैं उस दिन से आज तक अपने को, अभी भी उनको सूखी खांसी थी तो वो अमलतास का पत्ता उसका पाउडर बना के कुछ कर रहे थे, अभी भी इतना भरोसा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर लखनऊ उनके बैठा था, उनसे मिलने के लिए गोरखपुर गया था, मेरा आयुष का विश्वविद्यालय बन रहा गोरखपुर में, तो मैं उनका इंतजार कर रहा था। तो एक डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी जो वहाँ की है गोरखपुर नेपाल के बॉर्डर पे, तो वो डीजी थे वहाँ के, तो उनको किसी ने बताया कि आयुष के मंत्री आए हैं, तो वो मेरे पास चल के आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं, आप बैठे हैं। उन्होंने कहा उनको साइटिका हो गया था, जिसको दिखाया उसने कहा कि ऑपरेशन। ये कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें आपको जो महारत हासिल है और आप इतना नहीं करते कि आप उनको ठीक कर देते हैं, शायद दोबारा उस रोग की कभी पुनरावृत्ति न हो, यह भी दावा आप करते हैं। कौन ऐसा है लोग? टाइफाइड साल में 3 बार हो रहा है, एक आंख की बिल्ली निकलती है, पता लगे 7 बार निकलेगी, तो फिर इसका कोई अंत नहीं। उन्होंने जब चारों तरफ से वो हार गए, चूंकि उनके पास समय नहीं था, तो गोरखपुर में ही गीता प्रेस से संबंधित कोई आयुर्वेद का हमारा अपना कोई सेंटर है गोरखपुर, वहां उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, नेचुरोपैथी से उन्होंने सिर्फ वाटर थेरेपी जो आपकी होती है, गर्म पानी ठंडा पानी, उनकी सिकाई कर लिया, थोड़ा बहुत मड थेरेपी की भी जरूरत पड़ी होगी तो वो भी कर लिया। 1 हफ्ते बाद वो खड़े थे मेरे सामने और मुझसे कह रहे थे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपकी सुविधा का मुरीद हूं, क्योंकि मुझको बिना ऑपरेशन के किसी ने नहीं कहा कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो आप सबको प्रणाम है मेरी तरफ से कि हम सब मिल के एक ऐसी विधा के लिए काम कर रहे हैं। वो आंगन की तुलसी, वो दरवाजे का की नीम, शीतला को न बैठाते तो अब तक शायद हिंदुस्तान से नीम भी गायब चली गई होती। आंगन में तुलसी को घेर के सुरक्षित न करते तो वो तुलसी भी विलुप्त हो गई होती, जिसका पेटेंट शायद अमेरिका में आपको मिलता। वो मदार, वो धतूरा, वो क्या दुनिया जिसको नशा कहती है, वो भांग, हेम्प, उनकी दवाओं के बारे में पढ़िए, हेम्प के फायदे के बारे में पढ़िए, तो लगता है कि वाह, हमारे ईश्वर भी नशा भी जिसको दुनिया कह के बदनाम करती है, वो भी एक औषध है, वो भी एक दवा है। हेम्प के बने, भांग के बने, कॉटन के, उन्होंने मुझको शर्ट के कपड़े ला के दिए। कपड़े भी बना लीजिए, दवा भी बना लीजिए, खा भी लीजिए, क्या क्या नहीं है आपके पास। तो मुझको लगता है कि आप सब जिस विधा के लिए वो हमारे देश को दुनिया में जो विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है, उसमें हमारी जो सबसे बड़ी ताकत बनेगी वो आयुर्वेद बनेगा, और वो आपके द्वारा बनेगा। न जाने कितने परिवार मर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग रोते हुए आते हैं हम लोग के पास कि हमारे पास अब इलाज के लिए पैसे नहीं बचे, रेडिएशन ऑपरेशन करा लिया तो रेडिएशन का पैसा नहीं, कीमो का पैसा नहीं। हम लोग पत्र लिखते हैं, क्योंकि सरकार ऐसी है जो इन 15 दिन के अंदर, आप यकीन नहीं करिएगा कि 15 दिन से 1.5 महीने के अंदर 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए इमीडिएट उनके खाते में ट्रांसफर हो रहा है, उनके इलाज हो रहा है। तो लाखों लाख का इलाज है, लाखों रुपए इलाज के बाद भी जीवन शेष है नहीं है कुछ भी। तो आप सब को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं बहुत अदना सा इंसान हूं। जहां तक आप सबका सब, आपने कहा उत्तर प्रदेश के लिए तो 4000 अस्पताल और 19 मेडिकल कॉलेज के साथ 2017 में आपको एक विधा से अलग किया गया। आयुष मंत्रालय के तहत आप अपने इंडिपेंडेंट मंत्रालय बनाया गया। अब सारी जंग उन अस्पतालों को पुनर्जागरण की बात आप भी कह रहे हैं, तो हमारे मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है कि उन अस्पतालों को जिनको किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए कि हम उनके पैरासाइट थे, परजीवी थे, उनके लिए हम उनकी दी हुई रोटी पर आश्रित हुआ करते थे। दें तो न दें तो
2-2 कमरे में आयुष के अस्पताल चला करते हैं। आप जाके देखिए CHC में, PSC में, न जाने कितने जगहों पर उनकी दशा देख के, उन कमरों की दशा देख के लोगों ने आयुर्वेद को उसी से जोड़ लिया कि यही आयुर्वेद बचा है। जो चर्जर है, जिनके पास बैठने का स्थान है, वो तो एक लक्ष्य निर्धारित किया भारत सरकार ने कि आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में उन सबको परिवर्तित करना, जिसमें अभी तक करीब 1000 छोटे 4 बेडेड हॉस्पिटल को, 15 बेडेड हॉस्पिटल को और 25 बेडेड हॉस्पिटल को हम अभी तक परिवर्तित कर पाए हैं। और 2 नए मेडिकल कॉलेज और बना रहे हैं। बनारस में चूंकि आयुर्वेद पहले से था, एक होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज, और अयोध्या में होम्योपैथ पहले से था तो आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज। तो ये 2 मेडिकल कॉलेज। आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था तो उत्तर प्रदेश में गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा है। करीब जितने बड़े हॉस्पिटल उनके रिनोवेशन के लिए लगातार, मतलब बाउंड्री नहीं, 1.5 बीघे के परिसर में 2 कमरे में अस्पताल चल रहा है और उस 1.5 बीघे में गांव भर की भैंसें बधा करती हैं। इस तरह की परिस्थितियों में आयुष को हम लोगों ने सभी ने मिलके, चूंकि इतनी प्रायोरिटी है देश के हमारे प्रधानमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, उन सबको सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, अपने को आगे बढ़ाना है और आप सबके अनुभव का लाभ लेना है। आपके अनुभव इतने बड़े हैं। अभी मेरे कैबिनेट मिनिस्टर आए थे अजय मिश्र जी, भारत सरकार के, यहीं बनारस में कार्यक्रम था। मंच से उन्होंने सामने देखा प्रोफेसर रसशास्त्र के विशेषज्ञ हैं पद्मश्री प्रोफेसर बालेंदु जी सामने बैठे थे उनके। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर एज ए गेस्ट बुलाए गए थे, उनको नहीं पता था कि सामने बैठे। उन्होंने उनको देख के कहा कि मैं इनको प्रणाम करता हूं, मैं इनका मुरीद हूं। तो आप कितने पूज्य हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं समाज के लिए, लेकिन चूंकि लोग किसी विधा से इस कदर ढके हुए हैं, होता है ना, आच्छादन किसी चीज से इतना ज्यादा हो जाए, उस परत को, उस गर्द को, उस वातावरण से निकलने में बड़ा वक्त लग रहा है। तो हम आप जैसे सारे महानुभावों को प्रणाम करते हैं, मंच को प्रणाम करते हैं। मेरे लायक जो कुछ भी, कभी भी मेरी जहां जरूरत हो, आप सबके लिए तत्पर हूँ, हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूंगा। इसलिए कि आपके सहयोग के बगैर, आपसे आपके परामर्श लिए बगैर। मैं अभी कर्नाटका गया था, जिंदल के इंस्टीट्यूट को देखा, एस व्यासा जो आपके डीम्ड विश्वविद्यालय है उनको देखा, फिर श्री श्री रविशंकर जी के। तो दक्षिण के लोगों ने, आप केरला के भी यहाँ बहन बैठी है मंच पर, आप लोगों ने तो बहुत काम किया है, बहुत आगे हम लोगों से। आपके संस्थानों को देखकर आप लोगों ने जितना, एक भाई बहन की जोड़ी ने एक डीम्ड विश्वविद्यालय खड़ा कर लिया है, सिर्फ 2 लोगों के सतत प्रयास से। न जाने सरकार भी उस समय कुछ समझती रही हो, समाज मान्यता देता रहा हो, न देता रहा हो। आज दुनिया के 48 देशों में उनकी शाखाएं हैं, लोग उनके अनुभव का फायदा उठा रहे हैं। और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी निश्चित ही उनके बहुत करीब है। तो मुझको लगता है कि एक एक विधा को ऐसे लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन दे के आप लोगों ने कैसे उसको प्रतिस्थापित किया है। हमारे यहाँ भी जैसे दिल्ली में जो बना इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का, जो बदरपुर में है, उसको देखे बगैर आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि एम्स सब दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है कि एम्स के बराबर अगर आयुर्वेद का भी कोई हमारा संस्थान इतना शानदार है, तो जब तक जाएगा नहीं, देखेगा नहीं। हमारे कुछ सांसद हैं, बगल में मोहन लालगंज के हमारे सांसद हैं, उन्होंने अपना वेट लॉस किया और अपने को जब काफी स्वस्थ है वो, अब वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए आयुर्वेद के। जिसको जो भी कोई उनको लुढ़कते ढुलकते कोई सांसद मिलता है, बीमार मिलता है, उनको बताते हैं कि आप चलो मैं आपका इलाज कराऊं, वो सबको लेके जाते हैं वहां आयुर्वेद संस्थान में। इसलिए कि उन्होंने खुद जब फायदा उठाया, उनको फायदा मिला। अब वो उसके लिए कोई जो कहता है, मैं जब वहां के आयुर्वेद संस्थान की बात करता हूँ तो लोग सांसद जी का नाम देते हैं। मैंने पूछा, बोले कि वो सबको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इस तरह के लोग जब समाज में आगे आएंगे। अभी कल मेरे एक मिनिस्टर मेरे बगल में बैठे हुए थे, कल उस मूवी का माननीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को और तमाम समाज के लोगों को दिखाया, लखनऊ द केरला स्टोरी जो। तो
बगल में बैठे बोले कि मुझको पंचकर्म कराना है, कहाँ के लिए सलाह देंगे। तो फिर मैंने उनको बताया जो संस्थान थे। तो इस तरह से अब लोगों में इतनी जागरूकता आपके विषय में, नाम न बताने के शर्त पे जिंदल ने कहा कि आपके इतने इतने मिनिस्टर, आपके इतने बड़े लोग मेरे यहाँ के चुपके से 15 दिन रह के, कोई 1 महीना रह के, नाम अब पता नहीं कौन चोरी है उसमें, भगवान जाने, लेकिन नाम न बताने की शर्त नाम उसने बताया मुझको। तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा वो नाम, लेकिन ठीक है, फायदा हो रहा है किसी को, किसी के गर्दन से मफलर हट रहा है, किसी की खांसी हो रही है, किसी का, तो बधाई देना चाहते हैं ऐसे लोगों को। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री के को ऐसा फायदा पहुंचाया, हमारे सांसद लोग, हम भी जो हमसे पूछता है उनको बताते हैं कि आप भी अच्छा करिए अपने आप को। तो मेरी इस विधा को सैल्यूट करता हूँ। कोरोना को और किसी बात के लिए धन्यवाद तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमारी जड़ों को तलाशने के लिए फिर से पुनर्जागरण में एक रोल कोरोना का भी है। तो कहीं न कहीं से हम कह रहे हैं, हम न जाने कब तक कहते रहेंगे। शायद दुनिया में हम सब के समानांतर अगर किसी रोग ने इस हमारी विधा को, सारे संसार को सोचने पर विवश किया, अपने अतीत में झांकने पर विवश किया, अपनी जड़ों की तरफ जुड़ने के लिए, फिर से वापस लौटाने के लिए कोरोना ने भी कहीं न कहीं से बहुत काम किया। वो आयुष का काढ़ा, वो योग की क्लासेस, वो आयुष कवच ऐप, मुझको लगता है कि 25 लाख परिवार जुड़े हुए थे आयुष कवच ऐप से। तो समय काल चक्र ने आपको अतीत पे, आपको कहीं न कहीं से कह सकते हो कि बहुत गुमनामी के अंधेरे में ढकेला है, लेकिन फिर से आप सभी के प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से इस विधा को आने वाले कल में दुनिया शायद फिर से आपकी तरफ बड़े आशा भरी निगाहों से देख रही है। तो एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करते हुए, चूंकि वक्त का अभाव न होता, मैं पूरे समय आपके साथ यहाँ बैठता, आपको सुने बगैर, आपको जाने बगैर। अभी जो मैंने बनारस का जिक्र किया, उस कार्यक्रम में हमको नहीं लगता कि हम लोग देश क्या सारे लोग यहाँ आए। उस कार्यक्रम में मुझको लगता था कि इटली, लंदन, ब्रिटेन, कम से कम दुनिया के 10-11 देशों के प्रतिनिधि वहां बैठे हुए थे। उनको सुनने के बाद, उनको जानने के बाद लगा कि हमारी इस विधा को सारे संसार में, मॉरिशस के राष्ट्रपति आए हुए थे। मॉरिशस भी आयुर्वेद के लिए एक बहुत अच्छा देश है, जहाँ की आयुर्वेद पे बहुत काम हो रहा। तो मैं पूरे दिन उनके साथ, उनको मेरी जिम्मेदारियां, योगी जी ने कहा कि आप इनको अयोध्या लेके जाएंगे। मैं उनको सुबह से शाम तक उनके साथ अयोध्या में था, पूरा दर्शन वर्शन करा के लौटा। मैं दिन भर उनसे बात करता रहा। तो उस बातचीत में मुझको लगा कि वहाँ भारत भी जिंदा है, और भारत के साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी भोजपुरी और हमारा आयुर्वेद भी मॉरिशस में बहुत प्रतिस्थापित है। तो जब तक उनके करीब हम लोग नहीं जाएंगे, उनके बीच में नहीं जाते, तो लगता है कि हम लोग सिर्फ अपने देश में सिमटे हैं। लेकिन जो भी देश की सीमाओं के बाहर हम मिलते हैं, जुलते हैं लोगों से, तब लगता है कि हमारे आयुर्वेद का जिस तरीके से दुनिया में विस्तार हो रहा है, आने वाला कल आपका है, आयुर्वेद का है। तो इन्हीं बातों के साथ हृदय से इस परिषद को, विश्व आयुर्वेद परिषद को प्रणाम करता हूँ। इन सब ने अपना जीवन बहुत तेरा समय दे दिया है। नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, इनके कंधों से वो बोझ लेकर आप सभी नौजवान अपने कंधे पर जिम्मेदारियां लीजिए, आगे बढ़िए। निश्चित ही आपका जो मिशन है वो कामयाब होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको हृदय से प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।